नमस्कार सभी को। अपना पाठ चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। इसमें अपन ने रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है और संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया, इन सभी के बारे में पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी अपन शुरू करते हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन। मैं आपको शॉर्ट में बढ़िया चीज बताऊंगा। आप किताब से कंफ्यूज होंगे, लेकिन आप एक बार इसको देख लोगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑक्सीकरण एवं अपचयन, मैं इनको कंपेरिजन में बता देता हूं। अपचयन, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं इंग्लिश में, ऑक्सीडेशन, इसको रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है। पहला है ऑक्सी यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। किसका जुड़ना? O2 का जुड़ना क्या कहलाता है? जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे H+O2 हो जाए तो क्या बन जाएगा? SO2। सही है। इसके बाद जो है ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। उदाहरण आपने देखे क्योंकि याद नहीं होगा, और एक बार इसको याद रखें। दो चार उदाहरण पूछते हैं आपसे कि इसमें कौन सा ऑक्सीकरण का उदाहरण लिखिए, तो आप एक लिख देंगे तो भी काफी है। फिर तीसरी बात है हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। फिर धन विद्युतीय तत्व का निकलना, धन विद्युतीय तत्व का भी निकलना। फिर उसके पश्चात है वह अभिक्रियाएं, अभिक्रिया जिसमें तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागना? क्लोरीन में से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो क्या बन जाएगा? Cl-, Fe+2 ऊपर है, यानी कि इसमें से दो इलेक्ट्रॉन पहले से निकले हुए हैं, तो क्या बनेंगे? दो पॉजिटिव आवेश आ गए इसके ऊपर। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर और निकाल दें तो क्या बन जाएगा? Fe, इस पे एक धनावेश और बढ़ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, ये ऋणावेश हो गया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागता है अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। आप ध्यान क्या रखें? आप सिर्फ ये ध्यान रखें, ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, दोनों ये चीजें जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। बाकी हाइड्रोजन है, धन विद्युतीय तत्व है और इलेक्ट्रॉन है, तीनों का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। जो इंपॉर्टेंट बात आएगी वो अभी आगे अपन इसके बाद में रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे, जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं।
तो लेकिन ऑक्सीकरण की आपसे पूछेगा कि ऑक्सीकरण की परिभाषा लिखिए या ऑक्सीकरण का कोई उदाहरण लिखिए, तो आप इनको लिख सकते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना और ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। या फिर हाइड्रोजन का निकलना, धन विद्युतीय तत्वों का निकलना, वह क्रिया जिसमें तत्व परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब चेन एक याद होगी, दूसरा इसके विपरीत है। आप देखो, पहला लिखोगे ऑक्सीजन का निकलना, क्या होगा? ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा? अब चेन रिडक्शन। दूसरा है ऋण विद्युतीय तत्वों का, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। तीसरा हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अब चेन। चौथा है धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। आगे का है वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व परमाणु आयन या अणु, आयन या अणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन को जोड़ता है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ता है। बात हुई अभी। इन दोनों चीजें यहां जुड़ रही थी, वहां क्या होंगी? निकलेंगी। आगे वाली तीन चीजें यहां पर निकल रही थी और वहां पर जुड़ेंगी। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों क्या हैं? एक दूसरे के विपरीत हैं। तो आप इस चीज को एक बार नोट डाउन तो कर लें। उदाहरण लिखिए, बाई चांस Cl माइनस, इसमें मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? Cl। Mg प्लस 2, इसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? Mg। ये इसको संतुलित कर देंगे, उदासीन कर देंगे। Mg प्लस 2 है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कमी थी तो ये आकर के इसमें जुड़ गए, क्या बन गया? Mg। ऑक्सीजन का निकलने वाले में भी लिख लो, उसी का उल्टा है SO2, इसमें से ऑक्सीजन निकल गई, S प्लस O2 हो जाएगी, S प्लस O2 हो जाएगी। नोट डाउन करें आप। इसके बाद अपन देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, जो इन दोनों को मिला के ही संपन्न होती है। ये बेसिक आइडिया है जो आप भूलेंगे नहीं, वरना अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। दूसरी बात है अभिक्रिया है अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें नाम देखो, रेड और ऑक्स। इसको बोलते हैं रिडक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। नाम के अंदर ही इसका आंसर छुपा हुआ है। वह विक्रिया जिसमें अपचयन, इसको बोलते हैं अपचयन, अपचयन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण एक साथ हो, ऑक्सीकरण एक साथ हो, वो क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है।
क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण। जैसे उदाहरण बता दूं मैं, जो आपने पहले भी याद कर रखा है विस्थापन अभिक्रिया में, वही उदाहरण यहां देखें आप, Zn प्लस CuSO4, इसके अंदर देखो कैसे होता है, ये क्या है? प्लस, इस पे भी क्या है? प्लस, ये धातु है, ये भी धातु है, इसके पश्चात ये क्या है? नेगेटिव। रिएक्शन कैसे होगी आपको पता ही है, वैसे ही कर लें। ये किससे जुड़ जाएगा? इससे। तो क्या बन गया? ZnSO4, क्योंकि अभिक्रिया से जिंक। वही उदाहरण आप देखें ताकि उसमें भी आपको काम आए और इसके अंदर भी काम आए। वहां आपसे 3-4 उदाहरण नहीं पूछता है, परिभाषा प्लस एक उदाहरण, इतना है तो काफी है। क्योंकि सारी चीजें, ये चीजें रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत एक किताब भी है इनके ऊपर, लेकिन अपन वही चीज कर रहे हैं जो 10वीं क्लास में आपके काम की है, जो आपके नंबर को इंक्रीज करेगी। प्लस इसमें क्या बचा? Cu क्या हो गया? विस्थापित हो गया अलग से। अब एक बात बताएं कि जिंक के साथ क्या हुआ? जिंक किसमें चेंज हो गया? देखो एक बार, जिंक के साथ क्या जुड़ गया? ऋण आवेश, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ गया। तो ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मैंने बताया, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। और कॉपर किसमें चेंज हो गया? Cu में। तो यानी कि ये किसमें बदल गया? Cu में। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, Cu प्लस था, इसके ये Cu में चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया? अपचयन। इसका क्या हुआ है? अपचयन हुआ। अभी अपन और देखेंगे, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, एक पदार्थ, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है और एक अपचयित होता है, वह भी क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण जिसका हो रहा है उसको बोलते हैं अपचायक। अपचायक, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसको बोलते हैं अपचायक। अपचायक का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन दाता। इलेक्ट्रॉन दाता, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, जिंक ZnSO4 में चेंज हो गया। और ऑक्सीकरण जिसको होता है उसको बोलते हैं अपचायक, ये इलेक्ट्रॉन दाता होता है। जिसका अपचयन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला ऑक्सीकारक। तो ये दोनों चीजें भी आपसे पूछ सकते हैं, ऑक्सीकारक और अपचयन। वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकारक, वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे कहते हैं अपचायक। ऑक्सीकारक पदार्थ या अपचायक पदार्थ इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, अपचायक, और ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये अपचयन। तो वह, इसकी परिभाषा लिखेंगे तो वह रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन एक साथ होता है, एक साथ होता है। क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी, रेडॉक्स अभिक्रिया में एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में एक
पदार्थ ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत होता है तथा एक पदार्थ अपचयित होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत हो और एक पदार्थ अपचयित हो क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। इस प्रकार दो परिभाषाएं इसकी बन सकती हैं। तो आप एक उदाहरण इसको याद रख लें, CuSO4 प्लस ZnSO4 जिंक सल्फेट। इनके नाम लिखने की जरूरत नहीं है, पहले अपन विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ चुके हैं। कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक और कॉपर। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। एक बात और लिखता हूँ तो इसमें लिख सकते हो, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है? अपचायी कहलाता है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह क्या कहलाता है? अपचायी कहलाता है। अपचायी कहलाता है। और यह इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन दाता होता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हैं, जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। और यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ है। इसको आप लिख सकते हैं, जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का कार्य वह करता है। अगली है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया इसमें क्या होता है? परिभाषा बता देंगे कि अम्ल और क्षार, आपकी पाठ भी है तीसरा, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण व जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। अम्ल में आपको पता है हाइड्रोजन आयन होता है और क्षार में आपको पता है OH हाइड्रोक्सिल आयन होता है। हाइड्रोजन अम्ल का हाइड्रोजन आयन, क्षार का OH हाइड्रोक्सिल आयन आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो बात आई उदासीनीकरण अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार मिलकर लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। लवण एवं जल बनाते हैं। लवण एवं जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में एक दूसरे का प्रभाव नष्ट कर देते हैं और जिससे क्या बनता है? उदासीन लवण बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसकी पीएच जो होती है अलग अलग बताता हूं। अगर ये तीन भागों में डिवाइड है, पर्पल अम्ल और पर्पल क्षार के बीच में अभिक्रिया होती है। पर्पल क्षार के बीच में अभिक्रिया हो, पर्पल अम्ल और पर्पल क्षार के बीच में अभिक्रिया हो तो इसकी पीएच क्या होगी? पीएच का जो वैल्यू होगी वो होगी 7, क्योंकि 7 होती है तो उदासीन वैल्यू, उदासीन जबकि पीएच क्या होगी? 7। पर्पल अम्ल उदाहरण HCl, अम्ल और क्षार में अपन ने पढ़ा है HCl प्लस NaOH, हाइड्रोजन क्लोराइड
वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिसके साथ OH जुड़ा होता है वो क्या होता है? क्षार। जिसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो क्या होता है? अम्ल। तो ये प्रबल अम्ल और ये प्रबल क्षार, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? NaCl। ये देखो यहां से टूट जाएंगे, ये यहां से Na इसका प्लस है, इसका ये नेगेटिव, इसका ये प्लस है, इसका ये नेगेटिव। इसका प्लस किससे जुड़ेगा? इसके, इससे, और इसका जो प्लस है वो किससे जुड़ेगा? NaCl। ये अपन ने पहले की विस्थापन अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया में भी अपने करे हैं। तो NaCl प्लस H2O जल का अणु बन गए, यानी कि अम्ल क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। और ये क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। दूसरा इसका एग्जाम्पल है, अगर दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल और किसके विक्रिया हो? प्रबल क्षार के बीच, प्रबल क्षार। तो पीएच स्केल में अपन ने देखेंगे कि पीएच स्केल क्या होती है? 0 से 7 के बीच में होती है, 0 से 14 के बीच में पीएच स्केल का मान होता है। इसमें जो 7 पीएच होती है वो उदासीन होती है। क्या होती है? उदासीन। 7 से कम जिसकी पीएच होती है वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल। 7 से अधिक पीएच वैल्यू जिसकी होती है वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार या क्षारीय विलयन कहलाता है। तो इसको अपन आगे पीएच स्केल में पढ़ेंगे। लेकिन दुर्बल अम्ल CH3 COOH एसिटिक अम्ल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। ये दुर्बल अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल प्रबल क्षार, प्रबल क्षार है NaOH, NaOH। NaOH से अभिक्रिया करेगा ये, तो ये क्या बनाएगा? मैंने बताया कि जो अम्ल है वो किसको त्यागेगा? सिर्फ हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन आयन को त्याग करेगा। क्षार है वो किसको त्याग करेगा? OH को। तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा? इसके साथ। तो क्या बनेगा अपने पास? CH3COO Na प्लस H2O। जल का अणु तो निकलेगा ही निकलेगा। ये लवण बन गया, सोडियम का लवण बन गया ये, और वो क्या निकल गया? जल बाहर निकल गया। इसके अलावा जो अपन बात करें NaOH के बाद में तीसरा जो बात है वो है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल और किसके बीच हो? दुर्बल क्षार के बीच, दुर्बल क्षार के बीच प्रक्रिया। एक बार अपन ने प्रबल अम्ल लिया, प्रबल क्षार। दूसरी बार दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार। सिर्फ आपको उदाहरण ध्यान रखने, प्रबल क्षार क्या होता है? NaOH। फिर क्या होता है? दुर्बल अम्ल क्या होता है? CH3COOH। इसमें क्या HCl, प्रबल अम्ल HCl हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस NH4OH। क्षार के अंदर OH तो लगा हुआ मिलेगा आपको, ध्यान है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको नाम क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों आपस में विक्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण और जल। तो इसका जो हाइड्रोजन आयन है वो किससे जुड़ जाएगा? OH से। बचेगा क्या? NH4Cl, NH4Cl जल का अणु तो घर में बनेगा। उदासीन का वगैरह में सभी में क्या बनेगा? जल का अणु बनेगा। तो ये हो अमोनियम क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। और ये क्या बन गया? जल। इस प्रकार वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर के लवण और जल बनाते हैं। अम्ल का हाइड्रोजन आयन और क्षार का O हाइड्रोक्सिल आयन आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच में पीएच है 7, उदासीन। अगर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, क्षार क्या है? प्रबल, तो इसकी पीएच क्या होगी? पीएच की वैल्यू
होगी 7 से अधिक, क्योंकि क्षार जो है वो 7 से अधिक, 7 से 14 के बीच में है, 7 से अधिक होते हैं। क्या होगी इसकी, इस अभिक्रिया की पीएच क्या होगी, 7 से अधिक। अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो प्रबल क्या है, अम्ल, अम्ल अधिक प्रभावी है, तो इसकी पीएच क्या होगी, पीएच होगी 7 से कम, 7 से कम। समझ में आ गई। आपको याद क्या करना है, प्रबल क्षार कौन से हैं, NaOH, प्रबल अम्ल क्या है, HCl। अपन अम्ल और क्षार का पाठ है, उसमें अपन इनके सारे उदाहरण एक साथ भी करेंगे। और दुर्बल अम्ल में आपको याद रखना है CH3COOH, और दुर्बल क्षार में आपको याद रखना है NH4OH। ध्यान रखें कि क्षार के अंदर हमेशा OH हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ा हुआ होगा और अम्ल में H हाइड्रोजन आयन जुड़ा हुआ होगा। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। इस प्रकार आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। इसके पहले अपन ने संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। अभी आपकी जो रिएक्शन है वो तो कंप्लीट होती है, लेकिन कई छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको बताया जाता है। मंद अभिक्रिया, एक तो है मंद अभिक्रिया, एक है तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया यानी तेज अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो जिसको पूर्ण होने में, जिनको पूर्ण होने में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, अर्थात वह धीमी गति से होती है, अर्थात वह धीमी गति से संपन्न होती है, गति से संपन्न होती है। मंद अभिक्रिया कहलाती है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये क्या है, बहुत ही धीमी गति से होता है। जब लोहे का सूत्र होता है फेरस, मैंने बताया हुआ। इसके संपर्क में ऑक्सीजन प्लस जल यानी नमी आती है, ऑक्सीजन और जल दोनों नमी का काम करते हैं। नमी आती है तो क्या बनता है, जंग का निर्माण होता है। जंग का जो सूत्र होता है वो आप याद रख लें, Fe2O3.3H2O, ये जंग का सूत्र है। लोहे पे क्या लग गया, जंग लग गया। जंग का सूत्र आपको याद है तो आप इसको समीकरण को संतुलित भी कर सकते हैं। देखो यहाँ Fe कितने हैं, 2 और 2 ही, 2 दूनी 4, 4 Fe है तो 4 अणु किसके लिए, मैंने Fe के। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ये और 2 इसका गुणा में है, 3 दूनी 6 और 3 ये, 6 और 3 9 है, तो 9 ऑक्सीजन 3 दूनी 6। जल के अणु देखो आप, यहाँ 3 है और यहाँ कितने हैं, इसको जल के अणु हो गए। जल के अणु ये इधर भी 3 और इधर भी 3, 3H2O हो गए। 6 दूनी, ऑक्सीजन 3 हो गए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब जल हाइड्रोजन कितने हैं, 3 दूनी 6 और ऑक्सीजन भी कंप्लीट है। तो इस प्रकार से 6 Fe4 हो गए, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गए, और जल का जल, ऑक्सीजन और फेरस, ये जो लोहा है इसके ऊपर ऑक्सीजन और जल का प्रभाव होता है। फिर उसके बाद में क्या बनता है, जंग। ये धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है जिसको पूर्ण होने में अधिक समय लगता है। तीव्र अभिक्रिया, वह रासायनिक
अभिक्रिया जिसको या जिनको पूर्ण होने में कम समय लगता है, कम समय लगता है, अर्थात अभिक्रिया, यह अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, तेज गति से, तीव्र गति से संपन्न होती है, संपन्न होती है। उदाहरण में अपन देखेंगे परबल अम्ल और परबल सार के बीच अभिक्रिया, परबल क्षार के बीच अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को संपन्न होने में 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड का समय, इससे भी कम या कितना समय लगता है, 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड का समय लगता है। परबल अम्ल और परबल सार की अभिक्रिया मैंने उदासीनीकरण अभिक्रिया में आपको बताई है। एन जैसे परबल अम्ल क्या है, HCl प्लस परबल सार NaOH, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, NaCl प्लस H2O, लवण बना दिया। ये सोडियम क्लोराइड का क्या बन गया, लवण, सोडियम क्लोराइड का क्या बन गया, लवण बन गया। और ये क्या बन गया, जल। तो मैंने बताया कि परबल उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, लवण और जल, जल क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनके क्या बनाते हैं, लवण और जल। तो इस प्रकार वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में अधिक समय लगता है, अर्थात जो धीमी गति से होती है, उसे क्या कहते हैं, मंद अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें पूर्ण होने में कम समय लगता है, अर्थात तीव्र गति से होगी, तो उसे क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। लोहे पे जंग लगना मंद अभिक्रिया है, और परबल अम्ल और परबल सार की अभिक्रिया जो है वो तीव्र गति से संपन्न होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तीव्र अभिक्रिया। आप इसको नोट डाउन कर लें। अगला है ऐसा ही उसको मैं अंतर के हिसाब से याद करवा देता हूँ ताकि समझ में अच्छी तरह आए। डिफरेंट कोई भी दो चीजें एक जैसी हैं तो उनको दोनों की तुलना के रूप में पढ़ने से वो आसानी से